हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप अच्छे ही होंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। हमने पहला जो वीडियो हमारा था उसमें पढ़ा था हमने राष्ट्रपति की चिंताएं, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहला जो पत्र लिखा था उस समय के माननीय जो कृषि मंत्री थे के.एम. मुंशी जी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी, उनके लिए लिखा था, जिन्होंने राजस्थान में उदयपुर क्षेत्र के जो भीलों की स्थिति थी, ग्रामीण क्षेत्र में जो जनता लोग रहते थे, उनकी कैसी स्थिति है उनके बारे में उनको अवगत कराया और उनकी मदद करने का उनको पूरा भरोसा दिलाया कि आप उनकी मदद करें। दूसरा जो पत्र उन्होंने लिखा था उस समय के जो प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके लिए लिखा कि जब देश आज़ाद हो गया तो ऐसे कुछ लोग थे जिनकी आजीविका को बचाना बड़ा मुश्किल था। तो ऐसे में उन्होंने एक पत्र उनके लिए लिखा, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली से 18 अक्टूबर 1991 को लिखा। प्रिय जवाहरलाल जी, उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से मैं इस बात पर विचार रहा हूं कि किस प्रकार हम अपने देश की ललित कलाओं जैसे कि संगीत, चित्रकला इत्यादि को बढ़ावा दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य, देश की आज़ादी से पहले देश पर राजाओं का अधिकार था। वैसे तो अंग्रेज़ों का अधिकार था, उस समय रजवाड़े भी हुआ करते थे और जमींदारी प्रथा भी थी। तो वहाँ जो ये कलाकार थे अपनी कला का प्रदर्शन किया करते थे। राजाओं के यहाँ पे चित्र बना के वहाँ देना, और दूसरा जो संगीत वगैरह वहाँ राजाओं के वहाँ पे अपनी प्रस्तुति दिया करते थे, तो उनकी ये कला वहाँ जीवित थी, उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन वहाँ से मिलता रहता था। लेकिन अब देश के आज़ाद होने के बाद ये न तो राजा रहे न रजवाड़े रहे, तो उनकी ये ऐसे लोगों के लिए अपनी आजीविका कमाना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो इसी के संदर्भ में राष्ट्रपति जी ने उनको लिए पत्र लिखा कि अब इस संदर्भ में क्या किया जाए। तो वो सोच रहे कि इत्यादि ये जो हमारी जो कलाएं हैं, पहले भारतीय रजवाड़े तथा कुछ बड़े जमींदार कुछ ऐसे कलाकार को अपने दरबार में स्थान देकर उनका भरण पोषण करते थे। यद्यपि इस व्यवस्था का दुरुपयोग भी होता था। वो लोग उनके लिए क्या कि बहुत कार्य करते थे, बहुत परिश्रम करते थे, उनको बहुत कम मात्रा में बहुत ही धन या किसी की कुछ भी दिया जो उनको इनाम के स्वरूप में जो दिया जाता था बहुत कम दिया जाता। यानी कि काम तो बहुत अधिक था, लेकिन पारिश्रमिक जो दिया था उनका परिश्रम का जो फल उन्हें बहुत ही कम मिलता था। इसलिए उनको दुरुपयोग भी बहुत किया जाता था, काम बहुत और पैसा बहुत कम दिया जाता था। अब वो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ ये पत्र द्वारा उनको संबोधित करते हुए उनको वो कह रहे हैं कि उनको सूचित करते हुए कह रहे हैं कि अब ऐसे, तब तो फिर भी उनकी आजीविका चल रही थी, लेकिन अभी तो उनके आजीविका कमाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो कुल मिलाकर यह कलाकारों को प्रोत्साहन देने का काम करता था। यानी कि रजवाड़े और जो थे वो तो फिर भी उनको प्रोत्साहन दिया करते थे। अब जबकि रजवाड़े और जमींदारियां सब खत्म हैं, कलाकारों के भरण पोषण का यह स्रोत समाप्त हो जाएगा और एक खालीपन बन जाएगा, ऐसे जिसे मेरी समझ से कुछ हद तक हम भर सकते हैं। अब कहने का तात्पर्य है, जब ये चित्रकार, संगीतकार और ये सब राजा और रजवाड़े यहाँ पे अपनी प्रस्तुति दे करके कुछ कमा लिया करते थे, लेकिन अब राजे और रजवाड़े और जमींदार जो हैं वो नहीं रहे। अब वो अपनी कला का प्रदर्शन कहाँ करेंगे, ये अपना जीवन यापन किस तरह से कमाएंगे, जो अपनी जो जीवन प्रक्रिया इनकी कैसे चलेगी, उनका भरण पोषण कैसे होगा, इनके परिवार कैसे चलेंगे, उनकी चिंता करना स्वाभाविक है। तो हम इनके बारे में कुछ कर सकते हैं, हम इनकी कुछ हद तक हम मदद करेंगे, ऐसा वो उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरा विचार है कि प्रतिवर्ष उत्कृष्ट कलाकारों को अखिल भारतीय मेडल, खिलत तथा कुछ नगद के रूप में पुरस्कार देने की प्रथा आरंभ करना उचित होगा। अर्थात हम किसी ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं जिनमें वो अपनी प्रतिभा अपने कौशल को प्रदर्शन करें, और जिनको हम भारतीय मेडल और थोड़ा सा कुछ नगद राशि के रूप में हमें उन्हें कुछ धन पुरस्कार के रूप में देने की एक जो प्रथा आरंभ हो जाएगी, तो इससे हो जाएगा वो कला भी बची रहेगी, वो संस्कृति भी बची रहेगी और उनकी मदद भी हो जाएगी। उनका ऐसा विचार था कि ऐसे एक प्रतियोगिता का आयोजन कर दिया जाए जिससे ये सब कलाकार हैं उसमें भाग लेते रहें।
ये प्रतियोगिताएं हम विभिन्न राज्यों में प्रारंभ कर सकते हैं। उन्होंने अपना ये विचार रखा कि पहले इनको राज्यों में से इसकी शुरुआत की जाए, फिर वो यानी कि पहले राज्य स्तर पर फिर राष्ट्रीय स्तर पर इनको पहुंचाया जाए। तो इससे कला भी निखरेगी और कलाकार, अच्छे अच्छे कलाकार हैं, उनकी कला भी बनी रहेगी। तो राज्यों द्वारा चुने गए श्रेष्ठ कलाकार आकर दिल्ली में अपनी कला का प्रदर्शन करें और उनमें से श्रेष्ठ कलाकारों को प्रतिवर्ष पुरस्कार दिए जाएं। पुरस्कार वितरण तथा संगीत, नृत्य, वादन, गायन या अन्य से संबंधित नियमों के निर्धारण के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी नियुक्त की जा सकती है। यानी अर्थात ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, तब इसमें जो पुरस्कार वितरण होना है, जो भी किसका कैसा चयन होना है, किस तरह से होना है, इसके लिए कमेटी निर्धारित की जाएगी। एक विशेषज्ञों की जो कमेटी है उसकी वो नियुक्ति कर दी जाएगी। इससे सभी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा और सभी जो प्रतिभाएं वो अपनी प्रतिभा को यहाँ निखार सकेंगी, उनको अपनी प्रतिभा का जो प्रदर्शन करने का एक स्तर मिलेगा। तो पहले वो राज्य स्तर पर की जाएं, फिर उनको दिल्ली में आकर वो अपना प्रदर्शन करें। तो मेरा विचार एक छोटी सी कमेटी नियुक्त करने का है जो प्रतियोगिता के नियम तथा इससे संबंधित अन्य आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर देंगे। मैं एक ऐसी कमेटी का चयन कर देता हूं जिसमें वो सभी नियम और जो भी उसके कुछ भी भाग लेने के हैं या और जो भी जो प्रतियोगिता के नियम होते हैं उनकी सभी की वो आवश्यकता जो भी होगी, प्रस्ताव होंगे, उनको वो तैयार कर देंगे। राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि इस काम पर ज़्यादा खर्च हो, कम पैसे में ही और काम पूरा हो जाए, इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। इस पर कुछ ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कदाचित कुछ हज़ार रुपये खर्च कर हम प्रत्येक वर्ष होली पूर्व दिल्ली में ये प्रतियोगिताएं आयोजित कर सकते हैं। और पुरस्कार वितरण समारोह होली के त्यौहार के दिन तो सामान्यतः संगीत से संबंध है और ये हम इस तरह का आयोजन कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य उनका था ऐसे किसी उत्सव पर हम इन प्रतियोगिता का आयोजन करें ताकि उनका जो महत्व है और भी बढ़ जाए। तो कुछ हज़ार रुपये में ही इनका आयोजन हो सकता है और क्यों न कि दिल्ली में होली के समय ही इन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए और उसी समय पुरस्कारों का भी वितरण कर दिया जाए ताकि उत्सवों की महिमा भी बढ़ जाएगी और लोगों में खुशी और दिखाई देगी। और पुरस्कार वितरण समारोह होली के त्यौहार के दिन जो संभवतः संगीत से संबंध है और कर सकते हैं। शुरुआत संगीत प्रतियोगिता यानी गायन और वादन से ही की जाए, बाद में अन्य कलाकारों, नृत्य आदि की जो है इत्यादि जो कलाकार हैं तथा चित्रकारी को भी इसमें शामिल किया जाए। तो पहले हम जो शुरुआत करते हैं वो गायन और वादन से करते हैं, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंटों को बजाने का काम करते हैं, है ना, उनकी और एक गाने का काम करते हैं। तो वो एक गायक का और जो संगीत वादक होते हैं उनका पहले सबसे प्रतियोगिता उनकी शुरू की जाए। तो सबसे पहले उनकी शुरू करते हैं, फिर नृत्य यानी कि डांस प्रतियोगिता जो होती है भारतीय नृत्य उसकी करेंगे। उसके बाद पश्चात हम इसमें फिर चित्रकारी आदि उसको भी जोड़ेंगे। तो धीरे धीरे ये प्रतियोगिताएं बढ़ती चली जाएंगी। उसके पश्चात जब ये हो जाएंगी तो जो संप्रति फिर खेल प्रतियोगिता के लिए अनेक ट्रॉफियां हैं, राज्य स्तरीय तथा ओलंपिक खेल प्रतियोगिताएं भी होती हैं। मैं भी चाहता हूं कि ललित कलाओं के लिए भी कुछ इसी प्रकार के परंपरागत विकसित की जाए। यानी कहने का तात्पर्य खेल की दिशा में हम राज्य स्तर पर, नेशनल लेवल पर यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं। तो उसी तरह हम चाहते हैं कि इन ललित कलाओं के लिए भी, यानी चित्रकला है, गायन है, वादन है, ऐसी बहुत सारी जो हमारी कलाएं हैं उनके लिए भी कुछ उसी प्रकार की एक परंपरा विकसित किया जाए ताकि लोग अपने हुनर और अपनी प्रतिभा को यहाँ दिखा सकें। तो प्रथम पुरस्कार वितरण आगामी होली के अवसर पर हो। मैं चाहता हूं कि अगला जो पुरस्कार है वो आगामी जो होली आने वाली है उस पर हो उसका। तो इसकी हमें शुरुआत कर देनी चाहिए, जो मार्च के महीने में किसी भी दिन है, किसी दिन पर भी किया जा सकता है। यदि आप सहमत हों तो कार्यक्रम तथा प्रतियोगिता के नियम इत्यादि तैयार करने हेतु एक कमेटी के सदस्यों के नामों पर मैं विचार कर सकता हूं। अगर प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू को संबोधित करते हुए कहते हैं, अगर आपकी इसमें सहमति हो और आप इससे सहमत हैं तो मैं इस कार्यक्रम की प्रतियोगिता के जो नियम होंगे, क्या नियम होंगे, किस तरह से होंगे, पूरी जो संरचना है उसका जो नियम इत्यादि में उनके हेतु एक कमेटी तैयार कर देता हूं, कुछ सदस्यों को चुन देता हूं और जैसा कि मैं जैसे जो प्रतिभावान हमारे देश के लोग हैं उनको मैं यहाँ पे चुन देता हूँ। अगर आदि आप इसमें सम्मिलित हों
तो मेरा इरादा था कि कल जब हम मिलें तो मैं इस विषय में आपसे बात करूं। पहले पत्र लिखकर उनको संबोधित कर देना चाहते थे, उनको आश्वस्त कर देना चाहते थे। उससे के बाद बोलेगा यदि हम कल मिलते हैं तो मैं इस पे आपसे बात करूं। लेकिन मैंने सोचा कि इससे पूर्व मैं आपको इसका कुछ अंदाज़ा दे दूं ताकि आप भी इस पर विचार कर सकें। राष्ट्रपति जी का कहने का मतलब था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, नेहरू जी के वो लिए वो पहले पत्र लिखकर इन बातों पर चर्चा कर लेना चाहते थे। उससे पहले कुछ करें, उससे पहले वो उनकी अभी उसमें सलाह मशवरा चाहते थे कि इन प्रतियोगिता का आयोजन कर हम ललित कलाओं उनको जीवंत रख सकते हैं, लोगों की मदद भी हो जाएगी और ये कलाएँ वो बची रहेंगी, लोगों में इसके प्रति प्रोत्साहन भी होगा। इसमें आपका क्या विचार है? इससे हम कल मिलें, उससे पहले आप भी इस पर थोड़ी चर्चा कर लें और तब हम आपस में मिलेंगे तो इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा कर सकेंगे। लेकिन जब आपको इसका कुछ अंदाज़ा मैं दे दूं, राष्ट्रपति जी ने ऐसा कहा, और फिर आप आएँ तो आपसे इस विषय पर विचार विमर्श कर सकूं। यानी इस पत्र के माध्यम से मैं आपको ये सूचना देना चाह रहा हूं कि जो हमारे यहाँ जो ललित कलाएं हैं उनको हम किस तरह से प्रोत्साहन दे सकते हैं, उनको किस तरह से और हम निखार सकते हैं। इस विषय में नेहरू जी को उन्होंने पत्र लिखा और देश के जो ललित कलाएं, चित्रकलाएं, नृत्य वादन के क्षेत्र में जिनके सामने अपनी आजीविका कमाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, उनके संदर्भ में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने ये विचार रखे जो बड़ी प्रशंसनीय थे। कहने का तात्पर्य है कि एक राष्ट्रपति होने के नाते हमारे देश के प्रधान जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आम जनता के बारे में कितनी बारीकी से सोचते थे, किसकी क्या परेशानियां हैं। ऐसा ही नहीं था केवल राष्ट्रपति भवन में बैठ कर के बस देश के सर्वोच्च नागरिक का पद मिल गया, बस वहीं अपना जीवन मतलब अपना 5 वर्ष का जो समय है वो व्यतीत कर देना। नहीं, वो देश की प्रत्येक नागरिक की चिंता करते थे, कहाँ क्या परेशानी है उनकी वो जानकारी रखते थे और उसका हल निकालने के लिए, उसका निराकरण निकालने के लिए वो सदैव तैयार रहते थे। देश के ऐसे राष्ट्रपति ने इस देश को बहुत ऊंचाइयों तक उन्होंने पहुंचाया और ऐसे ही लोगों की इस देश को आज भी ज़रूरत है। समाज और राष्ट्र ऐसे महापुरुषों का सम्मान करता आया है, करता है और करता रहेगा। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे ही महान व्यक्तित्व के धनी थे जो देश के सर्वोच्च पद पर रहते हुए देश के प्रत्येक नागरिक की परेशानियों को बड़ी बेहतर तरीके से समझते थे। ऐसे भारत के राष्ट्रपति को हमें युगों युगों तक याद किया जाता है और याद किया जाता रहेगा। आशा करता हूं आप चतुर्थ चैप्टर राष्ट्रपति जी की चिंताएं जो हमने 2 वीडियो के माध्यम से इस पर विचार किया, आपको समझ में आ गया होगा। अगले पाठ में नए वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।